Hello dear students, today we will discuss about the carcinoma of esophagus. तो हम कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस स्टार्ट करते हैं. इट इज़ अबाउट द सर्जरी. इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस कौन सा होता है. तो यहाँ पे देखना, मोस्ट कॉमनली जो होता है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा. अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली जो देखा जाएगा वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा. ठीक है, वर्ल्ड वाइड याद रखना है क्वेश्चन में. वर्ल्ड वाइड अगर पूछा जाए तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. अभी इसके बाद बात आती है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेगस कार्सिनोमा या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा, ये वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे तो एडिनो कार्सिनोमा होगा. इसोफेगस में अगर वेस्टर्न कंट्रीज में बात करेंगे तो एडिनो कार्सिनोमा होगा. अगर वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा. यहां पे आता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसोफेगस. देन इट इज अ मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ द इसोफेगस. इफ यू विल डिस्कस, देखिए जैसे ये इसोफेगस है, इसोफेगस है, ठीक है, और इस इसोफेगस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 1 2, ये हो गया अपर 1/3 और ये हो गया मिडिल 1/3 और ये हो गया लोअर 1/3. ये 3 पार्ट हो गए. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, वो सबसे ज्यादा कहां होता है, तो वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. तो ये होता है, इसकी लोकेशन है मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ द इसोफेगस. ये यहां पे सबसे ज्यादा होगा. ठीक, अब बात करते हैं कि अगर एडिनो कार्सिनोमा की बात की जाए. हमने अभी स्क्वेमस कार्सिनोमा देखा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो मिडिल 1/3 में होता है, लेकिन एडिनो कार्सिनोमा की बात करेंगे तो ये लोअर 1/3 में होगा. लोअर 1/3 पार्ट जो है यहाँ पे क्या होगा, एडिनो कार्सिनोमा. यहाँ पे एडिनो कार्सिनोमा होगा. ठीक है, अगर लोकेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन लोकेशन इसके लिए होगी एडिनो कार्सिनोमा के लिए लोअर 1/3. एडिनो कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, ये मिडिल लोअर 1/3 हो गया. तो इस तरीके से इसको याद रखना है. इसके बाद मोस्ट कॉमन साइट ओवरऑल इसोफेगस के लिए देखेंगे. ये ओवरऑल जो कैंसर होते हैं, जैसे चाहे वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो चाहे वो एडिनो कार्सिनोमा हो, ये अगर इसमें से सारे ही देखेंगे तो 1/3 पार्ट जो मिडिल 1/3 पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, सबसे ज्यादा वहां पे देखने को मिलेंगे. इट इज द मोस्ट कॉमन या कह सकते हैं मोर कॉमन लोकेशन फॉर द स्क्वेमस सेल एनी टाइप ऑफ कार्सिनोमा इसोफेगस के अंदर. ठीक है, यहां पे लिख देते हैं कि अगर हम लोअर मिडिल 1/3 की बात करेंगे तो यहां पे ऑल टाइप ऑफ कार्सिनोमा भी मोर कॉमन है. ऑल टाइप ऑफ कार्सिनोमा, किसी भी टाइप का कार्सिनोमा होगा तो वो भी मोर कॉमनली देखने को मिलेगा मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ द इसोफेगस. ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां ये पॉइंट इस तरीके से है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोर कॉमन इन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. ठीक है, क्यों होता है ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, क्योंकि मोस्टली पुअर हाइजीन होता है ना. और देखिए पुअर हाइजीन की वजह से जब साफ सुथरा नहीं रहेगा तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ये देख सकते हो आप, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से मोस्टली देखने को मिलता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसोफेजियल कार्सिनोमा. ठीक है, और इसका इन्फेक्शंस हो सकते हैं. हाइजीन, साफ सफाई प्रॉपर नहीं रहेगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं. एडिनो कार्सिनोमा जो यूजुअली देखने को मिलता है वो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हाई फैट, बहुत ज्यादा फैट डाइट लेते हैं और ओबेसिटी हो जाती है उसकी वजह से, और इट कैन लीड टू द एडिनो कार्सिनोमा ऑफ स्क्वेमस सेल एपिथेलियम. यहाँ पे अगर फैट ज्यादा हो गया, फैट डाइट, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फैट डाइट ज्यादा लेने की वजह से क्या होता है, एलईएस होता है.
LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो जाता है, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से GERD जैसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए GERD हुआ, तो GERD में क्या होगा कि जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं, स्टोमक कंटेंट ईसोफेगस में आएगा, जो कि ईसोफेगस की जो यहाँ पे स्क्वेमस सेल्स होते हैं ये यहाँ पे बर्न होने लगेंगे, एसिड की वजह से यहाँ पे डैमेज होने लगेंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट होगा कॉलमनार एपिथेलियम, जिन्हें हम कहते हैं इंटेस्टाइनल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, उसे कहते हैं मेटाप्लेसिया। ठीक है, मेटाप्लेसिया होने लगेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरेट ईसोफेगस। अब बैरेट ईसोफेगस हुआ तो बैरेट ईसोफेगस की जगह वजह से यहाँ पे क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा एडिनोकार्सिनोमा कैसे होता है, तो हाई फैट की वजह से। ठीक है, हाई फैट की वजह से क्या हुआ, फैटी डाइट ली, जिसकी वजह से स्फिंक्टर LES हुआ, LES होने की वजह से GERD हुआ, और GERD होने की वजह से बैरेट ईसोफेगस होने के चांसेस होते हैं, और बैरेट ईसोफेगस होने की वजह से वहां पे इट कैन कन्वर्ट इनटू इजीली एडिनोकार्सिनोमा। तो हाई सोसाइटी में, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्यों होगा, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा, ये पता चल गया। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्यों होता है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्यों होता है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ओबेसिटी पता चल चुका है, जब हाई फैट लेगा उससे बंदे को ओबेसिटी भी होने के चांसेस होते ही हैं, होती है। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर फॉर द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और फॉर द एडिनोकार्सिनोमा, इन दोनों में रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी हम एडिनोकार्सिनोमा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात करते हैं, तो इसमें रिस्क फैक्टर हो सकता है अल्कोहल, स्मोकिंग, जेंकर्स डायवर्टिकुला। अभी हमने पिछली वीडियो में जेंकर्स डायवर्टिकुला पढ़ा हुआ था। जेंकर्स डायवर्टिकुला क्या होता है, जेंकर्स डायवर्टिकुला एक्चुअली डायवर्टिकुलम होता है, ठीक है, जो क्लियंस डेहिसन से बाहर निकलता है। क्लियंस डेहिसन क्या था, ये भी हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देखा है, उसकी लोकेशन समझी है, और किस तरीके से जेंकर्स डायवर्टिकुलम बनता है। ठीक है, किस तरीके से न्यूरोलॉजिकल इनबैलेंस होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनबैलेंस होता है, उसकी वजह से डायवर्टिकुलम बनता है। ये सारी चीजें हमने देखी हैं, आप पिछली वीडियो देखें। ठीक है, तो डायवर्टिकुलम जो बन जाता है ईसोफेगस से, उस डायवर्टिकुलम में ड्यू टू द क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखिए, एक्लेजिया कार्डिया, एक्लेजिया कार्डिया में स्क्वेमस सेल एपिथेलियम, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कैसे होता है वो भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर जो यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये सब पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, फिर भी मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इनटेक ऑफ द नाइट्रेट्स और नाइट्रोसेमिन्स। ठीक है, नाइट्रोसेमाइंस, तो नाइट्रोसेमाइंस क्या होता है, इनकी वजह से क्यों होता है, जैसे कि मैंने आपको LES के केस में बताया था, लोअर इनकॉम्पिटेंट LES जिसमें हमने बात की थी, जिसमें लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से, किसकी वजह से, वहां पे LES में क्या होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं, और जब कोई नाइट्रेट्स लेगा तो ये मसल रिलैक्सेंट होता है, जो मसल्स को रिलैक्स करा देता है। रिलैक्स कराने की वजह से जो स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने का चांसेस यहाँ पे भी है। ठीक है, और फंगल टॉक्सिसिटी की वजह से भी होता है। यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अभी हमने ऊपर ही देखा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है। ठीक है, कैसे होता है सब डिस्कस कर चुके हैं हम। और प्लमर विल्सन सिंड्रोम, इसकी एक सेपरेट वीडियो है, वो जब आप देखोगे तो इसमें पता चल जाएगा। हॉट लिक्विड इंजेक्शन, ठीक है, हॉट लिक्विड इंजेक्शन की वजह से भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद आता है कॉस्टिक इंजरीज भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है ये टाइलोसिस पल्मरिस और प्लांटरिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोजेक्शन एट द ईसोफिजियल ल्यूमन। ठीक है, वहां पर प्रोजेक्शन होगा, उसे कहते हैं ऑलरेडी टाइलोसिस और कैरेटोकैंथोमा। प्लांटरिस की बात करें और पामर्स के ऊपर जो होता है तब उसको हम कैरेटोकैंथोमा बोलते हैं, लेकिन यहाँ ईसोफेगस पे हुआ है तो टाइलोसिस पाल्मरिस और प्रोजेक्शन हुआ है। ठीक है, ये मोस्टली कॉज होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ मोजा। मोजा इज अ निमोनिक। ठीक है, मोजा मतलब MO का मतलब होता है मोलिब्डेनम,
मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। और एम ये जेड मीन जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर है फॉर द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि एडिनोकार्सिनोमा जो होता है उसके अंदर GERD होगा। अभी हमने बात की थी LES में भी GERD हो रहा था इनकॉम्पिटेंट LES के अंदर, और GERD की वजह से स्टोमक के कंटेंट ऊपर ईसोफेगस में आ रहे थे, जिसकी वजह से बैरेट ईसोफेगस बन रहा था और फाइनली एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो रहा था, ठीक है। और हाई फैट डाइट भी अभी हमने देखी, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में वो लोग ज्यादा फैटी डाइट लेते हैं, उसकी वजह से LES इनकॉम्पिटेंट LES होने के चांसेस रहते हैं और इट कैन कन्वर्ट इनटू द GERD, ठीक है। ओबेसिटी ये अभी हमने देखा। स्क्लेरोडर्मा का भी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। ईसोफिजियल डिसमोटिलिटी और स्मूथ मसल एट्रोफी, जब स्मूथ मसल्स की एट्रोफी होती है वहां पे भी एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस रहते हैं। LES इज अ स्मूथ मसल्स, ठीक है, विच गेट एट्रोफाइड लीडिंग टू द, अगर एट्रोफी हो जाए तो ये लीडिंग टू द GERD। कॉन्सेप्ट एक ही बनेगा, मसल स्मूथ मसल से बना होता है लोअर स्फिंक्टर ईसोफेजियल स्फिंक्टर LES, तो जब वो एट्रोफिक हो जाएगा उसकी वजह से GERD होगा और GERD की वजह से फाइनली एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस रहते हैं। बैरेट ईसोफेगस विच आई हैव डिस्कस्ड ऑल्सो, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, इनको कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम समझ सकते हैं। जब आप पुरानी वीडियो देखोगे तो ये सारी चीजें बड़े कॉमन सिंपल तरीके से आपको समझ आ जाएंगी, ठीक। अभी देखना ये है कि स्क्वेमस सेल जो ईसोफिजियल कार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोस्टली सीन इन 6th डेकेड, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस वर्ल्ड वाइड हम पढ़ चुके हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड मिडिल 1/3 होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए, जबकि लोअर 1/3 होता है एडिनो कार्सिनोमा के लिए, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस लिवर, मोस्ट कॉमनली जो है मेटास्टेसिस लिवर में होगी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इज अ लिवर। इसमें कीमोथेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी के लिए जो कीमोथेरेपी की रिजिम है, ठीक है, रेजिमेन है, इसका हम निमोनिक है ECF। ECF मीन एपीयूबिसिन, सिस्प्लेटिन और 5-फ्लूरोयूरेसिल, ये इसका रिजिम है, ये हम देते हैं और ये सेम रिजिम फॉलो करते हैं इन स्टोमक कार्सिनोमा के अंदर, विच यू कैन सी हियर। सेम ईसोफेजियल कार्सिनोमा के लिए होता है और स्टोमक कार्सिनोमा के लिए भी सेम रिजिम फॉलो होगा, जिसको कहते हैं ECF, ठीक है। ECF मतलब एपी रूबिसिन, तोड़ के पढ़ना है, एपी रूबिसिन, सिस्प्लेटिन, 5-फ्लूरोयूरेसिल, ये रिजिम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स, अगर किसी को मान लीजिए ईसोफिजियल कार्सिनोमा हुआ है तो उसे सबसे पहले क्या होगा प्रॉब्लम, ईसोफिजियल कार्सिनोमा हुआ है, ईसोफेगस की ल्यूमन कम हो जाएगी, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आएगी डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया होगा। और डिस्फेजिया हुआ है, खाना ठीक से नहीं खा पाएगा और कैंसर में वेट लॉस होता ही है, ठीक है। और जब खाना ठीक से नहीं खाएगा तो ऑलरेडी वेट लॉस होगा। लेकिन मैलिग्नेंट कई बार क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्रेकियो फिस्टूला, ईसोफिजियल फिस्टूला बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बना के बताने की कोशिश करता हूँ, दिस इज द ईसोफेगस, ठीक है, और यहां पे होगा ट्रेकिया, कई बार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ फिस्टूला बन जाएगा, ट्रेकियो ईसोफिजियल फिस्टूला बन जाएगा, जिससे क्या होगा, जब ये फिस्टूला बन गया ट्रेकियो ईसोफिजियल फिस्टूला, तो कम्युनिकेशन बन जाएगा बिटवीन द ईसोफेगस एंड, ये आप देख सकते हो, ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। तो जब कोई फूड खाना खाएगा पेशेंट, तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में पहुंचेगा, और जब खाना ट्रेकिया में पहुंचेगा
तो वहां पे फूड पार्टिकल्स जो है एंटर्स इनटू द ट्रेकिया, इट लीडिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स आएंगे? चॉकिंग, कफिंग, साइनोसिस और डिस्पीनिया, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। तो अब इसको आगे देखते हैं, ये सिम्टम्स क्यों आएंगे? ये लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। चॉकिंग हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। कफिंग होगी, बिकॉज फूड पार्टिकल्स जब ट्रेकिया के अंदर आएंगे तो कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा। साइनोसिस होगी, डिस्पीनिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या होगी इसके लिए? तो इन्वेस्टिगेशन इज देखो, एक तो देखना है डिस्फेजिया, प्रोग्रेसिवली डिस्फेजिया होगा टू द सॉलिड पार्टिकल्स के लिए प्रोग्रेसिवली डिस्फेजिया होगा। क्यों होगा सॉलिड पार्टिकल्स के लिए? तो ये आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा तो ये जो एरिया है ये ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जहां भी होगा वो एरिया बंद हो जाएगा। ये बंद हुआ तो जब कोई भी खाना खाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी फूड पार्टिकल्स बहुत आसानी से नीचे नहीं जाएगा, स्टोमक में नहीं जाएगा। तो ये डिस्फेजिया, डिस मतलब डिफिकल्टी, फेजिया मतलब सॉलोइंग, तो डिफिकल्टी इन सॉलोइंग होगी, सॉलोइंग में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये मोर टू द सॉलिड, अगर सॉलिड पार्टिकल है, कोई बड़ा बोलस लिया और वो सॉलिड है तो अटक जाएगा। ठीक है, और सेमी सॉलिड है तो बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे सेमी सॉलिड में। और यदि लिक्विड है तो आई थिंक लिक्विड के लिए बहुत कम डिस्फेजिया होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा। सेमी सॉलिड के लिए बहुत ज्यादा होगा, सेमी सॉलिड के लिए थोड़ा और कम होगा, और लिक्विड के लिए और कम होगा। ठीक है, तो सॉलिड फॉलोड बाय सेमी सॉलिड फॉलोड बाय लिक्विड, इस तरीके से डिस्फेजिया होगा। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डन इन अ सस्पेक्टेड केस, तो सबसे पहली, मान लो सस्पेक्टेड केस आया, डिस्फेजिया हो रहा है, उसको बार बार क्लिनिक में आया, तो उसमें सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? वो करेंगे बेरियम सोलो, दिस यू कैन सी हियर, बेरियम सोलो, उसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, बेरियम सोलो में हमको क्या दिखेगा? अगर मान लीजिए कार्सिनोमा प्रेजेंट है तो उसमें दिखेगा एप्पल कोर अपीयरेंस, विच यू कैन सी हियर, एप्पल कोर अपीयरेंस। ठीक है, अब ये क्यों दिखेगा? ये इसलिए दिखेगा कि आपका मान लीजिए ये आपका ईसोफेगस है यहाँ इस तरीके से, तो मैं रेड कलर से बनाता हूँ ताकि ज़्यादा विजिबल हो। ठीक है, ये ईसोफेगस है इस तरीके से, लेकिन सपोज दैट इस जगह पे कैंसर बन गया, ये पूरा कैंसर बन चुका है, ये पूरा कैंसर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से कैंसर बन गया, तो ये हो गया यहाँ पे। अब इतना एरिया विजिबल है, ये एरिया विजिबल हो रहा है, ये दिख रहा है एरिया, ये एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पे हो गया एप्पल कोर अपीयरेंस, विच यू कैन सी हियर, दिस इज द एप्पल कोर अपीयरेंस। इस तरीके से ल्यूमन बंद हो जाएगी। ल्यूमन नॉर्मली यूं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कैंसर सेल्स ने इसको कवर कर दिया। ठीक है, तो ये एप्पल कोर अपीयरेंस तो होने लग गया। ठीक, दिस इज द एप्पल कोर अपीयरेंस। एप्पल कोर अपीयरेंस ये है बेरियम एनीमा आप समझते हैं। ठीक है, एप्पल कोर अपीयरेंस सीन इन अ कार्सिनोमा ऑफ कॉलन ऑल्सो, कॉलन कार्सिनोमा में भी एप्पल कोर अपीयरेंस दिखता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ईसोफिजियल कार्सिनोमा, पता चल गया कि किसी को ईसोफिजियल कार्सिनोमा है, ट्यूमर बना हुआ है, तब क्या करेंगे? फिर हम करेंगे एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी के साथ साथ हम बायोप्सी लेंगे। ठीक है, तो एंडोस्कोपिक बायोप्सी भी करेंगे, एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग ऑफ ईसोफिजियल कार्सिनोमा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टेज करेंगे। ठीक है, स्टेजिंग, तो देखिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करेंगे। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से क्या होता है, यहाँ पे एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो है वो लेयर बाय लेयर, यानी कि ट्यूमर ने कितना पेनिट्रेट किया हुआ है, तो वो पेनिट्रेशन को बताता है, जिससे हम स्टेजिंग पता कर सकते हैं। ठीक है, इन जीआईटी एंड और ईसोफेगस
एंड रेक्टम, टू द रेक्टम। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टेजिंग के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, बेस्ड ऑन सिंगल पैरामीटर, और वो सिंगल पैरामीटर क्या है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कि ट्यूमर ने कितने एरिया में पेनिट्रेशन किया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक, अल्ट्रासाउंड कौन सा हो, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा। अब इसमें होता क्या है, ये आप देख सकते हैं, दिस एरिया, यहाँ पे मोस्टली 5 लेयर्स बनाई हुई हैं। इन 5 लेयर्स में 1 2 3 4 5, ये 5 लेयर्स हैं। तो देखिए हाइपर इकोइक 1 3 5, 1 1 3 5, ये लेयर्स जो होती हैं ये होती हैं हाइपर इकोइक। ठीक है, ये हाइपर इकोइक होंगी। इसके अलावा 4 और 2 और 4 ये हाइपो इकोइक होंगी, हाइपो इकोइक। ये अल्ट्रासाउंड में, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जब करोगे तो ये दिखेगा। अब सपोज दैट यहां ट्यूमर है, दिस इज द ट्यूमर। अब इसने कितनी लेयर्स को पेनिट्रेट किया हुआ है, सपोज दैट इसने ये किया है। ठीक है, एक और मान लेते हैं, इसने इतना किया है, और तीसरा इसने इतना किया है। ठीक है, चौथा इसने इतना किया है। तो इसके आधार पे क्लासिफिकेशन बनाएंगे कि कितना ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ है ट्यूमर से, ये आपको देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें हम अभी स्टेजिंग देखेंगे। एक तो होता है टी स्टेजिंग। टी स्टेजिंग ये होता है रेक्टम के लिए, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ट्रस, यानी कि ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रास। इसमें क्या होगा, अभी मैंने ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि 1 3 5 ये होगी हाइपर इकोइक रिंग। ठीक है, 2 और 4 ये होगी हाइपो इकोइक रिंग। These rings are multiple layers of the esophageal valve। ठीक है, ये रिंग्स क्या हैं, ये esophageal valve की मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है, these rings are multiple layers of esophageal valve। तो अब यहां पे हमको देखना है easy to identify which layer is involved, so staging can be easily। तो ये अपन बात कर चुके हैं कि बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सी लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व है, कितनी लेयर्स में पहुंचा है। ठीक है, इजी टू आइडेंटिफाई, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये लेयर्स हैं सब इसोफेगस की, इजी टू, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग। एडवांस स्टेज की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा इन केस ऑफ एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज के केस में होगा CECT, कॉन्ट्रास्ट इनहांस CT स्कैन। ठीक है, CECT ये देखने को मिलेगा। अब यहां पे आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ ल्यूमन ऑफ इसोफेगस ड्यू टू मैलिग्नेंसी। अगर मान लीजिए मैलिग्नेंसी की वजह से ल्यूमन पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है इसोफेगस का, तब क्या होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एंड ऑल्सो CECT। तो CECT एडवांस इसोफेजियल कैंसर, या फिर रेक्टल कैंसर हो, या फिर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इसोफेजियल ल्यूमन, इन दो केस में CECT होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा स्टेजिंग के लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अभी यहां पे है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस। अभी हमने बताया था डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए क्या देखेंगे, तो ये पैट स्कैन करेंगे। मेटास्टेसिस होती है कैंसर में, उसके लिए पैट स्कैन करेंगे। अब हम कुछ क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं, AJCC TNM क्लासिफिकेशन। तो AJCC TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस कार्सिनोमा के ये क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम
टिस, ध्यान दीजिएगा, टिस, टिस मतलब कार्सिनोमा इन सीटू, ये हाई ग्रेड डिस्फेजिया होगा इसमें। अब क्लासिफिकेशन T1A, T1A में क्या मिलेगा, ट्यूमर जो है वो इन्वेट करेगा, अभी हमने अल्ट्रासोनोग्राफी की थी थोड़ी देर पहले, लेयर बाय लेयर हमने देखा था कि कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, ये उसी के आधार पर है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के आधार पर है, ठीक है। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के आधार पर हमने देखा कि T1A इसके अंदर क्या होगा, ट्यूमर इन्वेड लेमिना प्रोप्रिया, और लेमिना प्रोप्रिया से कहां जाएगा, मस्कुलरिस तक पहुंचेगा, मस्कुलरिस म्यूकोजा यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। ये T1A हो गया। लेकिन T1B के अंदर क्या होगा, सब म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व कर लेगा। यू कैन सी हियर T1B, इसके अंदर ट्यूमर इन्वेट करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा और ये सब म्यूकोजा तक पहुंचेगा, ठीक। इसके बाद आता है T2, T2 कहां तक जाएगा, तो ये इन्वेट करेगा मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक, ठीक। T3 की अगर बात करें तो ये पहुंचेगा लास्ट लेयर एडवेंटिसिया तक। अब यहां पे T4A, ये देखिए यहां पे याद रखना है आपको, ये एडवांस स्टेज हो गई एक तरीके से, T4A, ठीक है। T4A में इन्वेट करेगा ट्यूमर यहां पे अदर ऑर्गन्स को, अदर ऑर्गन्स को याद करने के लिए एक निमोनिक है, वो है PAD, पैड, ठीक है। तो T4A में आपको सीधा याद रखना है पैड, पैड से क्या होगा कि ये P से पहले प्लूरा को इन्वेट करेगा, साथ में इन्वेट करेगा पेरिकार्डियम को, P हो गया ये, और पेरिटोनियम को, P मतलब तीन चीजें हो गई, पेरिकार्डियम, प्लूरा और पेरिटोनियम, इनको इन्वेट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेगा, A से हो गया अजाइगस वेन और D से डायाफ्राम, तो इन चीजों को भी इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है, इन्वेट कर देगा। ये हो गया T4A, ठीक है। अब T4B की बात करेंगे, अगर T4B स्टेज में पहुंचते हैं, T4B, तो ट्यूमर इन्वेट करेगा आयोटा को और साथ में वर्टिब्रल बॉडी और ट्रेकिया को भी इन्वेट करेगा। अब इसके बाद आता है N1, N क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन था T क्लासिफिकेशन, अब N क्लासिफिकेशन, तो ये सारे ही क्लासिफिकेशन जो आते हैं AJCC TNM के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। AJCC TNM के अकॉर्डिंग है, ठीक है, फॉर द कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। अब यहाँ पे मेटास्टेसिस शुरू हो जाएगी, N के अंदर, N क्लासिफिकेशन में क्या है, मेटास्टेसिस शुरू हो जाती है। अभी तक लेयर बाय लेयर ट्यूमर क्या है, इन्वेड कर रहा था, पेनिट्रेशन करता जा रहा था, और एक जगह से दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और फिर उससे के टच में जो ऑर्गन है उन ऑर्गन को साथ साथ में इंक्लूड करता गया, इन्वेड करता गया, ठीक है। अभी हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं मेटास्टेसिस की, ठीक है। तो मेटास्टेसिस जो होती है N1 के अंदर ये लिम्फ नोड के अंदर जाएगी, रीजनल लिम्फ नोड में, और केवल 1 से 2 लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा साथ में, ठीक है। लेकिन अगर N2 की बात करें तो 3 to 6 लिम्फ नोड तक पहुंचेगा, 3 to 6 लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। लेकिन N3 की बात करें, N3, तो ये 7 या 7 से ज्यादा, मोर देन 7 रीजनल लिम्फ नोड को इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब M क्लासिफिकेशन आता है जिसमें M0 और M1 होता है। तो M0 और M1 में क्या है, M0 का मतलब है नो मेटास्टेसिस, M मतलब मेटास्टेसिस, M0 नो मेटास्टेसिस, M1 मेटास्टेसिस है। दिस इज द क्लासिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू द AJCC TNM क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये याद रखना है, AJCC TNM क्लासिफिकेशन। ये सारे क्लासिफिकेशन है काय के हैं, कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस के। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, ठीक है, किस स्टेज पे ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाए, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे स्टेज वाइज ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें सबसे पहले हाई ग्रेड, जिसमें अभी हमने बात की थी हाई ग्रेड डिस्प्लेशिया हो रहा था, उसमें हमने बात की थी, कौन सा था, T1A। तो यहाँ पे एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन करेंगे, EMR, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन, TMR करेंगे, ठीक है। इसके बाद लोकलाइज इसोफेगस कार्सिनोमा है, तो यहाँ पे क्या होगा, T1, इसमें वेगल स्पेरिंग और ट्रांसहिएटल और मिनिमल इन्वेसिव
ईसोफेजेक्टोमी करेंगे, यानी कि कम से कम एरिया को, ऐसे ईसोफेगस को हटाने की बात कर रहे हैं। ईसोफेजेक्टोमी मीन ईसोफेगस को कट लगा के हटाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ईसोफेजेक्टोमी हमें मिनिमम इन्वेजन करना है, वेगल स्पेयरिंग होनी चाहिए, वेगल टोन नहीं जानी चाहिए, वेगस कट नहीं होना चाहिए, और ट्रांसहिएटल होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम इन्वेसिव होना चाहिए। इस तरीके से हम उसको लिमिट में रह करके और ईसोफेजेक्टोमी करेंगे, ठीक है। लिमिट, लिम्फ नोड डाइसेक्शन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर 1-2 लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो लिम्फ नोड को भी डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां आता है T2 और T3, इसके अंदर क्या करेंगे हम, तो कीमो रेडिएशन देंगे, ठीक है। डाउन स्टेज ट्यूमर होता है, कीमो रेडिएशन प्लस सर्जरी इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अब लोकली एडवांस कैंसर हो गया तो उसके अंदर कीमो रेडिएशन करेंगे, सर्जरी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। सर्जरी की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती, बट कीमो रेडिएशन इज कंपलसरी, जरूरी है, ठीक है, ताकि हम लोकली एडवांस कैंसर को कंट्रोल कर सकें। अगर मेटास्टेसिस है, मेटास्टेसिस अवेलेबल है, M1 स्टेज आ गई, मेटास्टेसिस अवेलेबल है, तो डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन होगा, ठीक है। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की हम बात करते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ क्रिकोफेरेंक्स, ये सर्वाइकल पार्ट ऑफ ईसोफेगस में होता है। क्रिकोफेरेंक्स सर्वाइकल पार्ट ऑफ ईसोफेगस में होगा, तो इसमें डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन देंगे। सर्जरी इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म एट दिस प्लेस, सर्जरी इजीली नहीं की जा सकती, काफी डिफिकल्ट होती है इस लोकेशन पे, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेटिव रेडिएशन, ठीक है, कीमो रेडिएशन, कीमोथेरेपी चलेगी और रेडिएशन थेरेपी चलेगी, तो डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। अब आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एनल कैनाल, ठीक है। तो एनल कैनाल के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं कीमो रेडिएशन, ठीक, कीमो रेडिएशन स्टार्ट करेंगे, कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे निमोनिक की बात करें, ध्यान रखना देखिए अभी हमने क्या बात करी, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में हमने क्या करा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखा, एक तो बात करी क्रिकोफेरेंक्स यानी कि सर्वाइकल रीजन में, जहां से ईसोफेगस की या जीआई ट्रैक्ट की शुरुआत हो रही है, ठीक है, सर्वाइकल पार्ट। और दूसरा हमने बात करा है एनल कैनाल का, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एनल कैनाल। तो इनमें हम क्या देंगे, कीमो थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, यानी कि कीमो रेडिएशन, और कौन सा होगा, डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन। अब यहाँ पे निमोनिक क्या है, बिगनिंग ऑफ जीआईटी, तो बिगनिंग ऑफ जीआईटी में क्या होगा, क्रिकोफेरेंक्स, और एंड ऑफ जीआईटी में क्या होगा, एनल कैनाल। तो हमारा निमोनिक कैसा है, बिगनिंग ऑफ जीआईटी क्रिकोफेरेंक्स, डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन, एंड ऑफ जीआईटी एनल कैनाल, डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन, दिस इज द निमोनिक, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैलिग्नेंसी की बात करते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्रेकियो ईसोफिजियल फिस्टूला अगर बन जाता है तो क्या होगा और इसको कैसे ट्रीट करेंगे। अगर फिस्टूला बन गया तो यहाँ पे सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटेलिक स्टेंट लगाएंगे। मेटेलिक स्टेंट होगा जो वहां पे जैसे ही छोड़ेंगे इस तरीके से होगा, छोड़ेंगे तो वो सेल्फ एक्सटेंड हो जाएगा, और सेल्फ एक्सटेंड होकर के वो ईसोफेगस की ल्यूमन को ओपन कर देगा, जहां से इजीली फूड पार्टिकल्स या बोलस पास हो सकता है, ठीक है। सेल्फ एक्सटेंडिंग मेटेलिक स्टेंट लगाएंगे, यूज करेंगे, ठीक है। इज प्लेस्ड टू द बाईपास कम्युनिकेशन बिटवीन ईसोफेगस एंड ट्रेकिया विच यू कैन सी हियर। ये देखिए इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि यहां पर ये है ट्यूमर, ये ट्यूमर है, और ट्यूमर होने की वजह से ल्यूमन बंद हो चुका है, नैरो ल्यूमन है, बहुत ज्यादा नैरो ल्यूमन हो गया है, ठीक है। तो इसमें हम मेटेलिक स्टेंट यूज करेंगे, और मेटेलिक स्टेंट कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर हम मेटेलिक स्टेंट छोड़ेंगे, और ये मेटेलिक स्टेंट कैसा है, सेल्फ एक्सपेंडिंग है, तो ये अंदर जाके और खुल जाएगा, सेल्फ एक्सपेंड हो जाएगा, इस तरीके से सेल्फ एक्सपेंड हो जाएगा, यूं पाइप बन जाएगा, यूं है। जैसे ही हम इसको डालेंगे और छोड़ देंगे, छोड़ते ही ये खुल जाएगा और इसको ओपन कर देंगे, इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ एक्सटेंडिंग मेटेलिक स्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखना। अब टाइप ऑफ
और ये सेल्फ एक्सटेंडिंग मेटेलिक स्टेंट किस में यूज़ करते हैं? फिस्टूला में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, फिस्टूला में यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, फिस्टूला वाला जो एरिया है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, बाईपास जो जा रहा है वो रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बनाते हैं, ये ईसोफेगस है, ठीक, ये ईसोफेगस, और ये हो गया ट्रेकिया। और यहाँ पे ये बीच में कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, दिस इज फिस्टूला, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टूला। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक स्टेंट डाल देते हैं, सेल्फ एक्सटेंडिंग मेटेलिक स्टेंट। तो वो इस तरीके से यहाँ फंस जाएगा और सेल्फ एक्सपेंड हो जाएगा, यूं फंस जाएगा, और इसने फिस्टूला को कर दिया बंद, ठीक है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर द ईसोफेजियल फिस्टूला। बाकी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम करेंगे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या जरूरी है। टाइप ऑफ ईसोफेजेक्टोमी इन कार्सिनोमा ईसोफेगस। तो कौन से टाइप के ईसोफेजेक्टोमी होती है? एक आइवोर लुइस ऑपरेशन होता है, आइवोर लुइस ऑपरेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ओरिंजर ट्रांस हिएटस ईसोफेजेक्टोमी होती है। साथ में मैककियोन एन ब्लॉक ईसोफेजेक्टोमी होती है, ईसोफेजेक्टोमी, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं आइवोर लुइस ऑपरेशन। आइवोर लुइस ऑपरेशन में एक्चुअली होता क्या है, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, हमने करा लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी के बाद डिसेक्शन अराउंड द हिएटस, हिएटस के अराउंड हमने डाइसेक्शन किया, ठीक है। थोरैकोटोमी की, थोरैक्स में कट लगाया, थोरैकोटोमी। अब डाइसेक्शन जो किया है अराउंड द पार्ट ऑफ ईसोफेगस। अब डिवाइड द ईसोफेगस, ईसोफेगस को डिवाइड कर देंगे, दो में बांट देंगे, ठीक है। और पुल द स्टोमक, स्टोमक को पुल करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, और जहां से हमने ईसोफेगस को हटाया है उसके साथ बाइंड कर देना, सूचर कर देना, सूचर द स्टोमक टू द ईसोफेगस, ठीक। अब ये होता क्या है, इसके अंदर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं, ठीक। यहाँ पे हम कट लगाएंगे एक, और कट लगा के इस एरिया में कट लगा के यहाँ से ईसोफेगस को निकालेंगे, और एक कट ऊपर से लगाएंगे, यहाँ से ईसोफेगस को निकाल देंगे। ईसोफेगस को निकालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोमक को खींच के एक्सटेंड करेंगे, और स्टोमक को ले जाके यहाँ इस थोरेसिक रीजन में स्टोमक को ले जाके इसके साथ बाइंड कर देंगे, ट्रेकिया ईसोफेगस के साथ बाइंड कर देंगे, सूचर कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है सर्जरी आइवोर लुइस ऑपरेशन। आइवोर लुइस ऑपरेशन में क्या करते हैं, यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे एनास्टोमोसिस की हुई है, सूचरिंग की हुई है, दिस इज द एनास्टोमोसिस, ठीक है, सूचरिंग की हुई है। और स्टोमक, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टोमक, ये पूरा स्टोमक है जो ऊपर से नीचे से खींच के लाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको स्टोमक दिखेगा यहाँ, दिस इज द स्टोमक एरिया, ठीक है, ये स्टोमक है पूरा। लेकिन अभी इसको खींच के एक्सटेंड करके जो सूचर कर दिया गया है, तो यहाँ पे स्टोमक बहुत पतला सा हो गया है, और इसको खींच के ऊपर बांध दिया, जो यहाँ पे स्टोमक था वो अभी नहीं दिखा है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे सूचरिंग की हुई है, ठीक। तो इस तरीके से करते हैं लुइस ऑपरेशन, ठीक है, आइवोर लुइस ऑपरेशन। अब हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था आइवोर लुइस ऑपरेशन में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, लेप्रोटोमी करेंगे। लेप्रोटोमी के बाद डाइसेक्शन अराउंड द हिएटस, हिएटस के अराउंड जहाँ पे ईसोफेगस अंदर जा रहा है डायफ्राम में, हिएटस के अराउंड लेप्रोटोमी करेंगे, हिएटस के अराउंड डाइसेक्शन करेंगे, और थोरेक्टोमी करेंगे, थोरेकोटोमी करेंगे, ठीक है। डाइसेक्शन अराउंड द ईसोफेजल पार्ट, मतलब ईसोफेगस के आसपास थोरेक्स में एक कट लगाएंगे ऊपर, ठीक है। डिवाइड ईसोफेगस को दोनों तरफ से, यहाँ थोरेक्स में कट लगाया, और ईसोफेगस को यहाँ से काटा, और नीचे से कट लगाया। ईसोफेगस को निकाल के बाहर, और क्या करेंगे, स्टोमक को ऊपर की तरफ खींच के एक्सटेंड करके एनास्टोमोट कर देंगे, एनास्टोमोस कर देंगे, किसके साथ, ईसोफेगस के साथ, सूचर लगा देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं इन आइवोर लुइस ऑपरेशन, ठीक है, इंट्राथोरेसिक ईसोफेगो गैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है,
कि इसके अंदर जो एनास्टोमोसिस होती है, जो सूचरिंग होती है, बांधते हैं यहाँ पे, स्टिचिंग करते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे होती है? इंट्राथोरेसिक, थोरैक्स के अंदर होगा। तो अब जब थोरैक्स के अंदर ये है, परफॉर्म किया आपने थोरैक्स के अंदर, तो थोरैक्स के अंदर प्रेशर जो होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है। और नेगेटिव प्रेशर जब होगा तो नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा? ये एंगोर्जमेंट कराएगा, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएगा वहां की, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो वैस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, ब्लड का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। अब ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो हीलिंग बहुत अच्छी होगी, आसानी से जो वुंड है वो हील हो जाएगा, ठीक है। हीलिंग बहुत अच्छी होगी, फास्ट हीलिंग होगी, और लो रिस्क ऑफ एनास्टोमोसिस लीक। जो हमने सूचर लगाए हैं यहाँ पे, एनास्टोमोसिस की है, उसमें क्या होगा? लो रिस्क होगा लीकेज होने का। जब हमने फूड खाया, पानी पिया, लिक्विड लिया, जो भी है, तो उसको लीक होने का बहुत लो रिस्क होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, और प्रॉब्लम ये है कि अगर एनास्टोमोसिस लीक हो गया, अगर एनास्टोमोसिस लीक हो गया, इफ एनास्टोमोसिस लीक अकर, तब क्या होगा? इन थोरैक्स एरिया, तो सीवियर मीडियस्टेनाइटिस होगा, क्योंकि मीडियस्टेनम के अंदर हो रहा है ये सब। भाई थोरैक्स में मीडियस्टेनम के अंदर है ईसोफेगस, वहां पे हमने सूचरिंग की हुई है, एनास्टोमोसिस बनाई हुई है बिटवीन गैस्ट्रिक और ईसोफिजियल, ठीक है। तो वो अगर लीक हो गया तो मीडियस्टेनम में फूड पार्टिकल्स जाएंगे और उसकी वजह से हो जाएगा इन्फ्लामेशन इन मीडियस्टेनम, जिसे हम कहते हैं मीडियस्टेनाइटिस, और सीवियर मीडियस्टेनाइटिस होगा। अब यहाँ पे ड्यू टू सीवियर मीडियस्टेनाइटिस, सीवियर मीडियस्टेनाइटिस की वजह से क्या होगा? मोर्बिडिटी रेट और मोटिलिटी रेट बढ़ जाएगी। मोटिलिटी के साथ होता है ये, एसोसिएटेड विद द मोटिलिटी, इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एनास्टोमोसिस लीक होता है, लेकिन एनास्टोमोसिस लीक होने के बहुत कम चांस होते हैं, यहाँ पे लीक होगा नहीं, ठीक है। आइवोर लुइस ऑपरेशन जो किया है उसमें एनास्टोमोसिस लीक आसानी से नहीं होता, लेकिन अगर हो गया तो इट कैन लीड टू द डेथ, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, इफ लीक की बात करें तो, एनास्टोमोसिस लीक की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है आइवोर लुइस ऑपरेशन, आइवोर लुइस ऑपरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑरिंजर ट्रांसहिएटस ईसोफेजेक्टोमी की, ऑरिंजर ट्रांसहिएटस ईसोफेजेक्टोमी। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी सेम लेप्रोटोमी रहेगी सबसे पहले, लेप्रोटोमी के बाद डाइसेक्शन करेंगे हिएटस से और एंटर करेंगे थोरैक्स एरिया में सीधे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये देखिए, लेप्रोटोमी किया और यहाँ डाइसेक्शन किया, और डाइसेक्शन करके ये आप देख सकते हो, डाइसेक्शन किया यहाँ पे, और डाइसेक्शन करके अंदर हाथ, सीधा हाथ एंटर करते हुए आप देख रहे हो, ये हाथ है, ठीक है। यहाँ पे सीधा हाथ एंटर किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हाथ है, सीधा हाथ यूं एंटर किया और पीछे इस तरीके से लेके ईसोफेगस के पीछे डाल दिया, ठीक है, जिसमें नीचे होता है अयोटा। तो जब हार्ट बीट चलेगी तो अयोटा क्या करेगा? बीट करेगा, इस तरीके से हाथ पे लगेगा, ठीक है। तो ये अयोटा इस तरीके से नीचे लेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे, और एक असिस्टेंट को बोलेंगे कि ऊपर, असिस्टेंट की हेल्प से ऊपर भी कट लगाएं, ठीक है। ये हो गया। अब थोरैक्स डाइसेक्शन होने के बाद, डाइसेक्शन इनटू द थोरैक्स, अब यहाँ पे क्या होगा? इनिशियली एंटीरियर डाइसेक्शन करते हैं, ध्यान देना है, इनिशियली एंटीरियर डाइसेक्शन करते हैं, देन पोस्टीरियर डाइसेक्शन, बाद में पोस्टीरियर डाइसेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे जो इंसिजन रहेगा वो सर्वाइकल रीजन में होगा, ठीक है। डाइसेक्शन पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, डाइसेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, उसके अंदर क्या करेंगे? राइल्स ट्यूब इंसर्शन होना चाहिए, यानी कि ये ईसोफेगस है तो यहाँ पे ईसोफेगस के अंदर राइल्स ट्यूब होना चाहिए। तो हम जो नीचे के पार्ट को, ईसोफेगस, जो एस्टोमक, अब हमने स्टोमक को हटा लिया, तो स्टोमक को जो एक्सटेंड करेंगे वो राइल्स ट्यूब के अराउंड लाते चलेंगे, ऐसे राइल्स ट्यूब होगी, उस राइल ट्यूब्स पे यूं खींच खींच के उसे ऊपर की तरफ एक्सटेंड कराते जाएंगे। तो राइल्स ट्यूब के पास आते आते ऐसे यहाँ तक आ जाएगा, और फाइनली ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में हम सूचरिंग कर देंगे, एनास्टोमोसिस करा देंगे, ठीक है। तो राइल्स ट्यूब का यूज होगा, राइल्स ट्यूब
ठीक है, डिवाइड द इसोफेगस, देन पुल द स्टोमक, स्टोमक को ऊपर की तरफ पुल करते लाएंगे, और कहाँ, विद द राइल्स ट्यूब, राइल्स ट्यूब के साथ साथ पुल करते लाएंगे। ठीक है, ये रेमिनेंट ऑफ इसोफेगस लेफ्ट गैस्ट्रिक ट्यूब इज क्रिएटेड, जो इसोफेगस का रेमिनेंट होगा वो लेफ्ट गैस्ट्रिक ट्यूब क्रिएट करेगा। स्टोमक इज पुल्ड अप, स्टोमक को ऊपर की तरफ पुल्ड कर लिया। ठीक है, इसोफेगस एनास्टोमोसिस टू द गैस्ट्रिक ट्यूब, और पुल करके इसोफेगस के साथ एनास्टोमोसिस करा दी गैस्ट्रिक ट्यूब की तरीके से। ठीक है, सूचरिंग कर दी, और ये कहाँ होगा, सर्वाइकल इसोफिजियो गैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस। देखिए ध्यान देना है, अभी जो हमने बात करी थी आइवोर लुइस ऑपरेशन के अंदर, वहां पे थोरेक्स के अंदर इंट्राथोरेक्स एनास्टोमोसिस हो रही थी, लेकिन जब बात कर रहे हैं हम ऑरिंजर ट्रांसहिएटस इसोफेजेक्टोमी की, तो यहां पे कहां होगा एनास्टोमोसिस, सर्वाइकल रीजन में, विच यू कैन सी हियर, दिस इज द सर्वाइकल रीजन। ठीक है, यहां पे एनास्टोमोसिस देखने को मिलेगी सर्वाइकल रीजन में, ये आप देख सकते हो, दिस इज द एनास्टोमोसिस इन सर्वाइकल रीजन। करेक्ट, तो इस पे ध्यान देना है आपको। अभी हम बात कर रहे थे आइवोर लुइस ऑपरेशन की, तो वहां पे थोरेक्स इस जगह पे थी एनास्टोमोसिस। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है, यहां पर सर्वाइकल रीजन के अंदर एनास्टोमोसिस की हुई है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब इसके बाद हमारा आता है ऑरिंजर ट्रांसहिएटल इसोफेजेक्टोमी के बाद हमारे पास होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, इनको हम देखेंगे। पॉजिटिव प्रेशर ऑन द वेसल्स, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एनास्टोमोसिस लीक, यहाँ पे ये टिक लिखा है, इसको लीक देखना है। ठीक है, मतलब जो कि अभी हमने देखा था जब नेगेटिव प्रेशर था, जब हम आइवोर लुइस ऑपरेशन कर रहे थे तो वहां पर नेगेटिव प्रेशर था, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो परफ्यूजन था ब्लड का, ब्लड की जो सप्लाई थी वो काफी अच्छे से चल रही थी, जिसकी वजह से हीलिंग बहुत फास्ट थी। लेकिन जहां पे पॉजिटिव प्रेशर होगा थोरेक्स एरिया में या कहीं भी जहां पे पॉजिटिव प्रेशर होगा, वो क्या करेगा, लीक के चांसेस ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो इफ एनास्टोमोसिस लीक अकर, उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो एनास्टोमोसिस लीक हो गया तो उसके बाद क्या होगा, लीक मूव्स आउट आफ्टर द रिमूवल एसोसिएटेड विद द लीक इज लो। ठीक है, अब देखिए अगर लीक हो गया तो क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम्स आने लगेगी। ठीक है, लीक हो गया तो फॉर एग्जांपल अगर मीडियस्टेनम के अंदर होता है तो उसमें क्या होगा, मीडियस्टेनाइटिस हो जाएगी। सर्वाइकल रीजन में होता है तो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इवन इफ एनास्टोमोटिक लीक अकर, लीक मूव्स आउट आफ्टर द रिमूवल एसोसिएटेड विद द लीक आउट लो। ऑरिंजर ट्रांसहिएटस इसोफेजेक्टोमी इज पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलरली ये की जाती है इन केस ऑफ मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस में। सबसे ज्यादा कौन सी की जाती है सर्जरी, वो होती है ऑरिंजर ट्रांसहिएटल इसोफेजेक्टोमी, ऑरिंजर ट्रांसहिएटल इसोफेजेक्टोमी, ये सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होती है और इसमें लीक के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट बाय द लीक होने के बाद डेथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैकक्यून एन ब्लॉक इसोफेजेक्टोमी भी हमने देखी थी, तो ये सिमिलर है, सिमिलर टू द ऑरिंजर ट्रांसहिएटल इसोफेजेक्टोमी, बट डिफरेंस क्या है, थोरेकोटोमी करेंगे इसमें भी, डाइसेक्शन ऑफ द ट्यूमर अंडर द विजन ऑफ लेप्रोटोमी। ठीक है, लेप्रोटोमी के अंडर में देखते हुए अंडर द विजन ऑफ लेप्रोटोमी यहाँ पे डाइसेक्शन करेंगे ट्यूमर का। ठीक है, बाकी सेम सिमिलर तरीके से ही होता है जैसे हमारा ऑरिजिन ट्रांसहिएटस इसोफेजेक्टोमी हो रही थी, सेम उसी तरीके से होगा। इंसिजन इन सर्वाइकल रीजन, यहाँ पे भी सर्वाइकल रीजन में इंसिजन करेंगे, देन सिमिलर स्टेप टू द सेम एज ऑरिंजर इसोफेजेक्टोमी। ठीक है, ऑरिंजर ट्रांसहिएटल इसोफेजेक्टोमी थी, सेम उसी तरीके से करेंगे। फाइनली सर्वाइकल इसोफेगस गैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस करेंगे, डन किया, और इसमें मैकक्यून एन ब्लॉक
ईसोफेजिक्टोमी के अंदर ओनली एडिशनल प्रोसीजर इज अ थोरेकोटोमी। इसमें एडिशनल प्रोसेस जो है वो है थोरेकोटोमी, ठीक है। बिकॉज ऑफ थोरेकोटोमी द ट्यूमर वॉज रिमूव्ड इंटैक्ट एंड मैक्सिमम ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एसोसिएटेड विद लोएस्ट रीअकरेंस रेट। इसमें क्या होगा, थोरेकोटोमी की हुई है तो थोरेकोटोमी की वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लिम्फ नोड के एरिया को वहां से निकाल पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे, तो रीअकरेंस दोबारा से ट्यूमर बनने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। क्योंकि मे भी हो सकता है लिम्फ नोड जब इन्वॉल्व हुए हैं तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत लिम्फ नोड रह जाए, लेकिन इन केस ऑफ मैक्यून, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लिम्फ नोड को रिमूव कर लेते हैं तो रीअकरेंस बहुत कम हो जाती है। रिमूव विद मैक्सिमम ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ डिक्रीज रिस्क ऑफ रीअकरेंस, ठीक है, रीअकरेंस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज रिस्क जो हो जाता है, ठीक है, दोबारा से ट्यूमर तो नहीं आएगा बट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं थोरेक्टोमी की वजह से। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होंगी तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ डेथ जो होगा वो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, ठीक है। तो मैक्यून के अंदर कहाँ का होगा, मैक्यून एंड ब्लक अगर करेंगे, ईसोफिजिक्टोमी करेंगे तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होगा, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली डेथ जो देखने को मिलती है वो मिलती है ड्यू टू द पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। और ये पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होता है ड्यू टू द थोरेकोटोमी। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज, इंक्रीज रिस्क ऑफ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। जानते हैं कि ये पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ाता है ड्यू टू द थोरेकोटोमी, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या, मान लो परफॉर्म किया हमने, ठीक है, थोरेकोटोमी, तो एक्सटेंसिव डाइसेक्शन इन थोरेक्स टेक प्लेस, ज्यादा से ज्यादा डाइसेक्शन किया, ज्यादा से ज्यादा लिम्फ नोड को निकाला, रीअकरेंस कम हो गया। रीअकरेंस कम हुआ, ये एक एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट टेक प्लेस एक्सटेंसिव डिसएडवांटेज। और मोस्टली क्या होता है, पेशेंट आर पुट ऑन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे क्यों रहता है पेशेंट, क्योंकि थोरेक्स के अंदर क्या हुआ, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो गया। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम थोरेकोटोमी करके ईसोफेगस के पीछे अपना हाथ ले जाते हैं तो वहां पे वेगस स्टिमुलेशन हो जाता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट। वेगस स्टिमुलेशन, वेगस स्टिमुलेशन क्या करेगा, वेंटिलेशन और साथ ही साथ हार्ट रेट को कम कर देता है। मोस्टली हार्ट रेट को वेगल स्टिमुलेशन जो है वो कम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ड्यूरिंग द सर्जरी मेजरमेंट रखना होता है हार्ट रेट का, ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए करना होता है, ठीक है। वेंटिलेटर डिपेंड आफ्टर द सर्जरी इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूमोनिया डेथ। यहाँ पे निमोनिया की वजह से डेथ होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। पल्मोनरी डेथ, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं तो डेथ होने का चांस रहेगा। इसलिए ज़्यादातर टाइम हम सोचेंगे कि पेशेंट वेंटिलेटर पर रहे और जब वो पूरे तरीके से ठीक हो तभी उसको डिस्चार्ज मिले, या जनरल वार्ड में तभी लाएंगे जबकि वो उसकी कंडीशन ठीक होगी। अब देखना ये है कि मार्जिन, जैसे सर्जरी जब की जाती है तो फॉर एग्जांपल कहीं भी सर्जरी हुई, दिस इज द ट्यूमर, ठीक है, तो इसके अगर ये मैलिग्नेंट है तो इसके जो मार्जिन एरिया, इसके साथ कितना एरिया कट किया जाएगा, ठीक है, ये देखना इसके साथ कितना एरिया कट किया जाएगा। अब मान लो मार्जिन किस में कितना लेते हैं, तो ये यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो कि अगर जीआई की मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कोई भी मैलिग्नेंसी होती है तो वहां पे हम मार्जिन लेते हैं 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूमर हो गया, ठीक है। अब इस ट्यूमर को हमें कट लगा के निकालना है, तो कट लगा के निकालना है तो इसका एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेंगे वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से कट लगेगा इतनी दूर से, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर मार्जिन होगा कहीं भी जीआई ट्रैक्ट में अगर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, कार्सिनोमा के ऊपर। बट ईसोफेगस के अंदर ऐसा नहीं होता। ईसोफेगस के अंदर, क्योंकि आपने मेरी अगर फर्स्ट वीडियो, इससे पहले की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया ईसोफेगस के अंदर क्या होता है कि लेमिना प्रोप्रिया तक, मोस्टली पूरे जीआई ट्रैक्ट में जो लिम्फ नोड मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सब म्यूकोजा में। बट इफ वी विल डिस्कस अबाउट द ईसोफेगस देन लिम्फ नोड एक्सटेंड इनटू द लेमिना प्रोप्रिया।
तो लिम्फ नोड ज़्यादा दूर तक होते हैं तो स्प्रेडिंग के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसमें ईसोफेगस के अंदर हमें मार्जिन भी ज़्यादा लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मार्जिन टेकन। तो देखिए एक्सेप्शन ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर क्या होगा 10 सेंटीमीटर मार्जिन लेके चलेंगे। ठीक है, और क्यों लेंगे वो मैंने बता दिया है, बाकी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। डिस्टल रेक्टल एरिया में, रेक्टम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, डिस्टल रेक्टल एरिया में मैलिग्नेंसी है, तो वहां पे 2 सेंटीमीटर मार्जिन लेंगे। और कहां पे लेंगे, नॉन जीआई मैलिग्नेंसी, यानी कि जो जीआई ट्रैक्ट के बाहर मैलिग्नेंसी हैं उनमें भी हम 2 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाइड फोकल एक्सटेंशन, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाए, कहीं बेसल सेल कार्सिनोमा हो जाए, ठीक है, मैलिग्नेंट मेलेनोमा हो जाए, या सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा हो, इन केस के अंदर क्या है ओनली 2 सेंटीमीटर मार्जिन लेके चलते हैं और वहां पे कट लगा के फ्री कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर द वाइड लोकेशन, अगर हम ब्रेस्ट की बात करें, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी जो होती है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन, तो ब्रेस्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हैं, ब्रेस्ट के अंदर मार्जिन लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना है कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर कंप्लीटली जीआई ट्रैक्ट में 5 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हैं, और एक्सेप्शन होता है वहां पे ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर 10 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉन जीआई ट्रैक्ट, नॉन जीआई मैलिग्नेंसी होगी उसमें हम 2 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हैं, और एक्सेप्शन है वहां पे भी ब्रेस्ट के अंदर अगर कैंसर है कहीं भी तो वहां पे 1 सेंटीमीटर मार्जिन। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर अगर हम देखें तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेप्थ ऑफ इन्वेजन। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हम कैसे बताएंगे कि भैया कितनी डेप्थ है इन्वेजन की। ठीक है, जिसमें हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किए तो हमने देखा कि कौन सी लेयर तक इन्वेजन हुआ है, पेनिट्रेशन हुआ है, उसके ऊपर हम बताएंगे कि पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा प्रोग्नोसिस उतनी पुअर रहेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रोग्नोसिस बेटर है, इट मीन जो आपका पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन, और नंबर ऑफ लिम्फ नोड, कितने ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, अगर बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं इट मीन प्रोग्नोसिस है वो पुअर रहेगी। ठीक है, अब लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, समटाइम डिपेंड अपॉन द लोकेशन, कि किस लोकेशन पे ट्यूमर है। कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं इवन भले ही बिनाइन हो, बिनाइन ट्यूमर में भी वो मैलिग्नेंसी से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, तो लोकेशन भी बहुत डिपेंड करती है। इन तीनों चीज़ों को देख के हम बताते हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होगा। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं ये, इनको देख के हम प्रोग्नोसिस बताते हैं कैसी होगी। अब मान लीजिए सर्वाइकल रीजन, ठीक है, और जे जंक्शन, यहाँ पे बेटर प्रोग्नोसिस होगी। अगर इसी की जगह पे लियोमायोमा होगा, ठीक है, लियोमायोमा हम देख लेते हैं थोड़ा सा। लियोमायोमा जो होता है बिनाइन ट्यूमर है ईसोफेगस का। ठीक है, ओरिजिन जो होता है उसका स्मूथ मसल से होता है, ईसोफेगस की जो स्मूथ मसल्स होती हैं वहां से ओरिजिन होता है लियोमायोमा मायोमा हमने जोड़ा मीन ओरिजिन फ्रॉम द मसल्स। ठीक है, तो याद रखना है लियोमायोमा, मायोमा मीन ओमा मीन द बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो बाद में देखेंगे हम, जब हम स्पेशली पूरा मैलिग्नेंसी पढ़ेंगे, जनरल अबाउट द मैलिग्नेंसी। ठीक है, तब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे लियोमायोमा मीन मायोमा मतलब मसल से ओरिजिनेट होता है, स्मूथ मसल से ओरिजिन हो रहा है। बिनाइन ट्यूमर है ईसोफेगस का, स्मूथ मसल से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, लोकेशन इसकी मोस्टली जो देखने को मिलेगी लोअर 2/3 ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, मोर कॉमन इन मेल्स, मेल्स में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, और मोस्टली ये 40 से 50 साल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंगल ओवल शेप्ड होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज द लियोमायोमा। अगर मैं इसको आपको ये लियोमायोमा है, ठीक है, अगर मैं इसको आपको इजीली बना के बताऊंगा तो आसान होगा, समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज द लियोमायोमा, ये लियोमायोमा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज द ईसोफेगस, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ईसोफेगस बनाया। ठीक है, ये ईसोफेगस बना दिया।
अब इस ईसोफेगस के अंदर यहाँ पे ये हो गया ट्यूमर, लियोमायोमा, ठीक है। तो जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस तरीके से ट्यूमर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लियोमायोमा दिखा हमें। तो लियोमायोमा के अंदर जब हम बेरियम सॉलो करते हैं, मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक रहता है, सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आते, मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहता है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम आएगा तो डिस्फेजिया आएगा। डिस्फेजिया कब आएगा? जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ज़्यादातर एरिया को ब्लॉक कर देगा। अब जब हम बेरियम सॉलो करते हैं, इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज बेरियम सॉलो, ठीक है, बेरियम सॉलो है। बेरियम सॉलो जब करेंगे तो स्मूथ पंच्ड आउट फिलिंग डिफेक्ट दिखेगा। ये क्या होता है? स्मूथ पंच्ड आउट, ठीक है, डिफेक्ट दिखेगा। तो आप यहां देख सकते हो, ये अभी मैंने जो बनाया है, ये देखिए, ये यहां पे, ठीक है। अब इसको इससे कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से होगा ईसोफेगस, ठीक, इस तरीके से ईसोफेगस होगा। लेकिन यहां पे डेवलप हो गया लियोमायोमा, ये लियोमायोमा हो गया, कैंसर डेवलप हो गया। स्मूथ मसल से ओरिजिन हुआ है लियोमायोमा, ठीक है, यहाँ पे हो गया लियोमायोमा। तो ये जो स्मूथ पंच, ये देख रहे हो आप, पंच जैसा बन गया तरीके से। इसको अगर यहाँ से लगाएंगे इस जगह पे तो स्मूथ पंच जैसा बन गया, ठीक है, स्मूथ पंच। तो इसलिए इसको बोला स्मूथ अब इसको आप देखोगे यहाँ पे पंच्ड आउट डिफेक्ट, ठीक है, स्मूथ पंच्ड आउट डिफेक्ट देखने को मिलेगा। डजंट इन्वॉल्व म्यूकोजा, ध्यान रखना है, इसमें लियोमायोमा के अंदर म्यूकोजा इन्वॉल्व नहीं होता, ये केवल स्मूथ मसल से आता है, ठीक है। मोबाइल म्यूकोजा सीन इन ओवर द ट्यूमर ऑन एंडोस्कोपी। जब आप एंडोस्कोपी करोगे तो ये म्यूकोजा इसमें मोबाइल दिखेगा, मूवेबल दिखेगा, ठीक है। एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी, बायोप्सी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बिकॉज कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों बायोप्सी? मेनली ये है कि जब कॉन्ट्राइंडिकेशन इसलिए है, यहाँ से अब जब बायोप्सी के लिए टिश्यू उठा लोगे तो ये टिश्यू फाइब्रोटिक हो जाएगा, यहाँ पे फाइब्रोटिक होने लगेगा टिश्यू, ठीक है, जिसकी वजह से एडिजन हो जाएगा बीच में, जैसे जो थोड़ा बहुत ल्यूमन बचा था वो दूसरी तरफ एडिजन कर लेगा, जुड़ जाएगा, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे होता है। बायोप्सी कैन फॉर्म एडिजन बिटवीन ट्यूमर एंड म्यूकोजा, म्यूकोजा और ट्यूमर के बीच में क्या होगा? एडिजन होने के चांस रहते हैं, इसलिए वहां पे इन्यूक्लिएशन इज डन, इन्यूक्लिएशन करते हैं। इट कैन लीड टू परफोरेशन ऑफ म्यूकोजा। अगर मान लीजिए कि लियोमायोमा है, इसमें हम जब बायोप्सी टिश्यू लेंगे तो ये फिर पीछे जाके म्यूकोजा के साथ अटैच हो सकता है, म्यूकोजा के साथ एडिजन बना लेगा। तो जब हम इसको न्यूक्लिएशन करेंगे, बाहर निकालेंगे, इन्यूक्लिएशन का मतलब है कट निकाल के बाहर निकालना, ठीक है। तो जब बाहर निकालेंगे तो परफोरेशन होने के चांस रहेंगे, इसलिए हम बायोप्सी ना करके सीधा इन्यूक्लिएशन करते हैं ताकि परफोरेशन ना हो। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज इन्यूक्लिएशन, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यहाँ पे होगा इन्यूक्लिएशन। ईसोफिजियल परफोरेशन, अगर मान लीजिए मोस्ट कॉमनली मोस्ट कॉमन कॉज इट्रियोजेनिक है, कॉज नहीं पता ड्यूरिंग द एंड्रोस्कोपी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली परफोरेशन कहाँ दिखेगा? ये अब हम ईसोफिजियल परफोरेशन बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसमें हो गया हमारा लियोमायोमा के अंदर इन्यूक्लिएशन। अब हम बात करते हैं ईसोफिजियल परफोरेशन का। तो ईसोफिजियल परफोरेशन मोस्टली क्या है? इट्रियोजेनिक है, और ज्यादातर देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली परफोरेशन साइट कौन सी होगी? क्रिकोफेरिंग्स, वॉल ऑफ क्रिकोफेरिंग्स, और मोस्टली पोस्टीरियर वॉल ऑफ क्रिकोफेरिंग्स, जहां फर्स्ट कॉन्ट्रिक्शन आता है। ईसोफिजियल की एनाटॉमी अगर आप देखोगे तो देयर आर 4 कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है, और उनमें से फर्स्ट कॉन्ट्रिक्शन होता है क्रिकोफेरेंजियस एरिया में, वहां पे पोस्टीरियर साइड में मोस्टली जो है एंडोस्कोपी के दौरान परफोरेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर कॉज की बात करें तो इट्रियोजेनिक है, अभी मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है। इट मे बी अ क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बोहराव सिंड्रोम। बोहराव सिंड्रोम क्या होता है?
बोहराफ सिंड्रोम। बोहराफ सिंड्रोम को हम ऑल्सो जानते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस ईसोफिजियल परफोरेशन। स्पॉन्टेनियस ईसोफिजियल परफोरेशन, यहाँ पे परफोरेशन इन लेफ्ट पोस्ट्रोलैटरल डायरेक्शन ऑफ लोअर 1/3 ईसोफेगस। देखना है बोहराफ सिंड्रोम के अंदर परफोरेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस और पोस्ट्रोलैटरल साइड में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फूड स्टफ गोज इनटू द मीडियस्टर्नम, परफोरेशन हो गया तो फूड जो है जो खाया है वो मीडियस्टर्नम में पहुंचेगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, सीवियर मीडियस्टेनाइटिस। अभी हमने आगे भी देखा था दूसरी कंडीशन में भी। ठीक है, तो सीवियर मीडियस्टेनाइटिस होगी, यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ मीडियस्टर्नम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक देखने वाली चीज है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बोहराफ सिंड्रोम जो है इसके अंदर आप देखोगे कि ये है बोहराफ सिंड्रोम। ठीक है, फुल्ली परफोरेटेड होगा, परफोरेशन हो जाएगा, अभी तो फूड पार्टिकल्स मीडियस्टर्नम में पहुंचेंगे और इसी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, मीडियस्टेनाइटिस। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टीयर ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर लॉन्ग टीयर देखने को मिलेगा, लॉन्ग टीयर ईसोफेगस, ये आप देख रहे हो लंबा टीयर देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टीयर ईसोफेगस। ठीक है, ये होगा बोहराफ सिंड्रोम। ठीक, लेकिन इसी के जैसा एक लॉन्गिट्यूडनल टीयर देखने को मिलता है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल टीयर बट इट इज इन द स्टोमक, ये स्टोमक के अंदर है, इसको हम बोलते हैं, यहां पे म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक टीयर जाएगा, ये टीयर परफोरेशन नहीं करेगा, परफोरेशन नहीं होगा क्योंकि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व है, बाकी की लेयर इन्वॉल्व नहीं है, इसे बोलते हैं मैलोरी नीज सिंड्रोम, मैलोरी नीज सिंड्रोम। तो देखना है बोहराफ सिंड्रोम और मैलोरी नीज सिंड्रोम, कंफ्यूज नहीं होना है। बोहराफ सिंड्रोम जो होगा वो ईसोफेगस के लोअर पार्ट में होगा, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, और लॉन्ग टीयर होगा। ठीक है, और फुल्ली परफोरेटेड होगा, परफोरेशन हो जाएगा तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो मीडियस्टर्नम में पहुंचेंगे और प्रॉब्लम होगी मीडियस्टेनाइटिस। लेकिन अगर हम मैलोरी नीज सिंड्रोम की बात करें तो मैलोरी नीज सिंड्रोम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल टीयर होंगे और ये होंगे स्टोमक में, विच यू कैन सी हियर, लॉन्गिट्यूडनल टीयर, और ये कहाँ पे है, स्टोमक में है, ये आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन स्टोमक। ठीक है, और साथ में इसमें ये परफोरेशन नहीं करेगा, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस और सब म्यूकोजा, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दो लेयर इन्वॉल्व होंगी, फर्स्ट म्यूकोजा सेकंड सब म्यूकोजा, ये इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द मैलोरी नीज सिंड्रोम और बोहराफ सिंड्रोम। अब यहाँ पे देखते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परफोरेशन, तो लोअर 1/3 ईसोफेगस, अभी हम बात कर चुके हैं, लोअर 1/3 ईसोफेगस में होगा। ठीक है, मोर कॉमनली इन मेल्स, मेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रिसेंट वॉमिटिंग और फोर्सफुल वॉमिटिंग, जब हम हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट से तो रिसेंट वॉमिटिंग और फोर्सफुल वॉमिटिंग देखने को मिलेंगी, रिसेंट वॉमिटिंग एंड फोर्सफुल वॉमिटिंग जो आएगी वो फोर्सफुली वॉमिटिंग आएगी। क्लिनिकल फीचर्स में मैकुलर ट्राइड बनेगा, क्लिनिकल फीचर्स, बोहराफ सिंड्रोम का क्लिनिकल फीचर जो होगा उसमें मैकुलर ट्रेड बनेगा। मैकुलर ट्राइड क्या होता है, जब फूड खाया मतलब खाना खाया तो फूड पार्टिकल्स गोज इनटू द मीडियस्टर्नम, मीडियस्टर्नम में जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, थोरेसिक पेन, थोरेसिक पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो दिस इज द थोरेसिक पेन। ठीक, थोरेसिक पेन हो गया, यू कैन सी हियर दिस इज थोरेसिक पेन। दूसरा, वॉमिटिंग ऑलरेडी उसे हो ही रही है, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, और तीसरा सर्वाइकल सबकुटेनियस एम्फाइसीमा होगा, एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा, सर्वाइकल सबकुटेनियस एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन केस ऑफ मैसिव कंटामिनेशन और इन्फ्लामेशन, मान लीजिए मैसिव कंटामिनेशन हो गया, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस केस में सेप्सिस और फीवर देखने को मिलेगा, फीवर एंड सेप्सिस। तो इट इज द मैकर्स ट्रेड। ठीक है, ट्रेड याद रखना है, थोरेसिक पेन, वॉमिटिंग और एम्फाइसीमा।
और मोस्टली एम्फाइसीमा कहाँ पे होगा, तो सर्वाइकल सबकुटेनियस एम्फाइसीमा होगा। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम, चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। परफोरेशन हो गया है तो पानी भी गया, वाटर जो भी पिया, एयर भी बना, एयर भी भर गया, और हाइड्रो मतलब वाटर और न्यूमो मतलब एयर, तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। ठीक है, फूड पार्टिकल्स भी गए। ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी चेस्ट एक्सरे करने पर। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ईसोफेगोग्राम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अ कॉन्ट्रास्ट ईसोफेगोग्राम विच यू कैन सी हियर, ईसोफेगोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ईसोफेगोग्राम जब करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट चाहिए। कौन सा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट फॉर द ईसोफेगोग्राम। ठीक है, परफॉर्म्ड, अब मान लीजिए बेरियम सोलो से हटके क्या चाहिए अपने को, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तो वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट अपने पास क्या क्या होता है, गैस्ट्रोग्राफिन होता है, और गैस्ट्रोग्राफिन नहीं है तो हम हाइपेक ले सकते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोग्राफिन एंड हाइपेक। अगर इनसे काम नहीं चला, इफ डायग्नोसिस इज नॉट मेड ओवर द वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट, गैस्ट्रोग्राफिन और हाइपेक काम नहीं किए, तब क्या करेंगे, तब हम यूज करते हैं बेरियम सोलो। बेरियम सोलो इज एज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, बेरियम सोलो कब यूज करेंगे, अगर वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट, गैस्ट्रोग्राफिन और हाइपेक काम नहीं कर रहे हैं, उनसे हमें कैसे भी डायग्नोसिस नहीं मिला, तो उस केस में बेरियम सोलो की तरफ अपन जाएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे इन केस ऑफ परफोरेशन। परफोरेशन के केस में क्या करेंगे, कैन बी रिसक्सिटेटेड विद आईवी फ्लूइड। रिसक्सिटेशन करेंगे, जो भी फूड पार्टिकल्स मीडियस्टर्नम में गए हैं उनको वापस से रिसक्सिटेट करेंगे और बाहर निकालेंगे। ठीक है, आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक के साथ में, और फिर बाद में जो करना है वो परफोरेशन को क्लोज करना है। दिस इज सिंपली करना ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर बाई चांस पेशेंट हमारे पास गोल्डन पीरियड में आ जाता है। गोल्डन पीरियड क्या है, गोल्डन पीरियड ऑफ द रिपेयर विद इन द 24 आवर, और आफ्टर 24 आता है तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर विद इन 24 आवर अपने पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी रिपेयर इज परफॉर्म्ड, प्राइमरी रिपेयर करेंगे, परफोरेशन को बंद करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, आईसीडी इंसर्शन करेंगे, आईसीडी। ठीक है, इंसर्शन करेंगे, इंटरकोस्टल ड्रेन, इंटरकोस्टल ड्रेन यानी कि हम इंटरकोस्टल ड्रेन लगाएंगे, उसमें ट्यूब डाल के हम उसको मटेरियल को बाहर निकालेंगे। ठीक है, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन होता है इसमें, चेस्ट के थ्रू ट्यूब इंसर्शन होता है। ठीक है, तो ये करेंगे। अब हमारे पास विद इन 24 आवर अगर पेशेंट आ गया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, मोटिलिटी रेट अराउंड 20% होगी, अप टू 20% देखने को मिलेगी मोटिलिटी रेट। लेकिन 24 आवर के बाद आता है तो 50% चांसेस हैं कि मोटिलिटी रेट पेशेंट की डेथ हो जाए। ये क्यों है, इसका रीजन है कि जब 24 आवर के बाद में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने जो परफोरेशन को रोका था उसमें सूचरिंग की थी, वो इजीली हो गई थी विद इन 24 आवर। 24 आवर के बाद जो ईसोफेगस का एरिया होता है वो फ्रिजाइल हो जाता है, मार्जिन उसके फ्रिजाइल हो जाएंगे, फ्राइएबल हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, फ्राइएबल हो जाएंगे, फ्रिजाइल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो सूचरिंग होगी वो बड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे ही अपन सूचर लगाएंगे वो फट जाएगी इसकी, और सूचर वहां से ब्रेक हो जाएगा, तो सूचरिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे रिसेक्शन ऑफ द परफोरेटेड पार्ट ऑफ ईसोफेगस फॉलोड बाय द ईसोफेगोस्टोमी, यहाँ पे ईसोफेगोस्टोमी करने की कोशिश करेंगे, एंड फॉलोड बाय द क्लोजर ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, फॉलोड बाय द क्लोजर ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। यहाँ पे हम लोग मैं आपको अगर एक अभी बताता हूँ, ये देखिए डायग्राम बना के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉरी, ये ईसोफेगस है। ठीक है, ईसोफेगस है। अब मान लीजिए यहाँ पे परफोरेशन हुआ है, ठीक, परफोरेशन हो गया। अब पेशेंट अपने पास 24 आवर के बाद आया, तो यहाँ पे सूचरिंग नहीं होगी, दिक्कत आएगी, फ्राइएबल हो जाएगा, फ्रिजाइल हो जाएगा पार्ट, तो सूचरिंग करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टल पार्ट को यहाँ से कट लगा देंगे और इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे बांध देंगे।
ऐसे बांध दिया और इस नीचे वाले को अलग कर दिया। तो ये कुछ टाइम के लिए इस तरीके से बांधने से क्या होगा, कुछ टाइम के लिए इस तरीके से बांधने से यहाँ से फूड नहीं आएगा, फूड नहीं आएगा, तो ये कुछ टाइम में इन्फ्लामेशन ठीक होने के चांस रहेंगे और इन्फ्लामेशन ठीक होगा, इन्फ्लामेशन ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम इसे दोबारा से ठीक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम दवाइयाँ चलाएंगे। लेकिन इस टाइम तक फूड कहाँ से जाएगा, तो ये आप देखिए फूड कैसे जाएगा, क्लोजर टू द डिस्टल पार्ट, डिस्टल पार्ट को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, और उसको बांध दिया, डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस का डिस्टल पार्ट बांध दिया, और आईसीडी इंसर्शन फीडिंग जिजुनेस्टोमी करेंगे, जिजुनम में डायरेक्ट फीडिंग कराएंगे हम, वहाँ पे लिक्विड सीधा जिजुनम में डालेंगे जिससे उसकी फीडिंग होगी। ठीक है, जिजुनेस्टोमी के द्वारा। अब साइमल्टेनियसली ये चलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो रहती है अराउंड 50% होती है। ठीक है, बट विद इन द 24 आवर पेशेंट आ जाता है तो अराउंड 20% मोर्टेलिटी रेट रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम सियास्की रिंग। सियास्की रिंग्स क्या होती हैं? सियास्की रिंग्स नॉन डिस्टेंसेबल रिंग होती है और ये कंपोज्ड होती है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, लोकेटेड होगी ये स्टोमक और ईसोफेगस, यहाँ पे जॉइंट बनाते हैं, जंक्शन बनाते हैं, जुड़ते हैं, वहाँ पे मोस्टली फॉर्म होती है। इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है ये हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिजास्की रिंग। ठीक है, सिजास्की रिंग के टाइप्स होते हैं, टाइप ए, बी और सी, 3 टाइप होते हैं। मोस्ट कॉमनली इनमें से जो देखने को मिलता है वो टाइप बी होता है, क्योंकि ये जो रिंग बनती है, एक्चुअली रिंग होती क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये रिंग आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से ईसोफेगस में रिंग बन गई, दिस इज द, ये ईसोफेगस की ल्यूमन यहाँ तक थी वैसे। ठीक है, अब यहाँ से म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर्स एक्सटेंड हुई इस तरीके से, और इन्होंने क्या करा, एक रिंग बना दी। ठीक है, ये एक्सटेंड होके क्या करा, इन्होंने रिंग बना दी, इसी को बोलते हैं सियास्की रिंग। अब ये सियास्की रिंग बन गई तो ईसोफेगस की जो ल्यूमन है वो कम हो गई, ये आप देख सकते हो ल्यूमन कम हो गई, छोटी ल्यूमन हो गई है। ठीक है, ये ल्यूमन कम हो चुकी है, ये आप देख सकते हो ल्यूमन कम हो गई यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है दिस इज द सियास्की रिंग। ठीक है, और ये किससे बनी है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर से बनी है। अब ल्यूमन छोटी हो गई तो जाहिर सी बात है ल्यूमन कम हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, डिस्फेजिया होगा, है ना। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे सियास्की रिंग। अब ये रिंग जो बनती है 3 टाइप की होती है, ए, बी, सी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलती है वो सी मिलती है, और इसके टाइप जो है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो अबव द जीई जंक्शन, यानी कि गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन से अगर ऊपर है, अबव है, तो टाइप ए हो गया, और अगर उससे नीचे है तो डिस्टल एरिया में है तो टाइप सी हो गया, और टाइप बी जो है मोस्ट कॉमनली जो होता है वो जीई जंक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, जंक्शन के ऊपर होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, सियास्की रिंग क्या होती है, किस लेयर से बनती है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, लोकेटेड एट द स्क्वेमो कॉलमनार जंक्शन, बिकॉज ये हम जानते हैं कि जहां स्टोमक और ईसोफेगस दोनों आके मिलते हैं, ईसोफेगस और स्टोमक, ठीक है, दोनों आके मिलते हैं, वहां पे ये जंक्शन पे क्या होता है, स्क्वेमस सेल्स होते हैं इस साइड में और यहाँ कॉलमनार होते हैं, तो स्क्वेमो कॉलमनार जंक्शन होता है ये। ठीक है, और इसी जगह पे सियास्की रिंग होती है। कौन सी सियास्की रिंग, बी टाइप ऑफ सियास्की रिंग। ठीक है, ये दिखेगी, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया, जब ईसोफेगस ब्लॉक होगी नीचे से तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर होगा डिस्फेजिया। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह बाकी है, सियास्की रिंग की ल्यूमन, पूरी ल्यूमन तो ब्लॉक होती नहीं, थोड़ी सी ल्यूमन रह जाती है, तो जो ल्यूमन रही है उसमें से मोस्टली जो लिक्विड जा रहा है वो इजीली पास हो सकता है, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल होगा जैसे मीट, तो वो क्या है, वहां पे जाके फंस जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड के लिए डिस्फेजिया ज्यादा होगा, सॉलिड फूड उसके लिए होगा, फूड के लिए, तो डिस्फेजिया ओनली फॉर द सॉलिड फूड। ठीक है, लिक्विड इजीली नीचे स्टोमक में उतर जाएगा, सॉलिड फूड के लिए डिस्फेजिया होगा। ठीक है, यहाँ पे एपिसोडिक एफेजिया होगा। एपिसोडिक एफेजिया क्यों होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉन डिस्टेंटेबल रिंग्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन, बीच बीच में क्या है ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कोई इस तरीके का फूड खा लिया कि वो अटक गया, बिल्कुल ही रुक गया, तो एकदम से ब्लॉक कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, और उसमें एफेजिया हो जाएगा, कुछ भी बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो सियास्की रिंग में ये होने के प्रॉब्लम होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो बेरियम सॉलो, सेम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, बेरियम सॉलो का आप देख सकते हो यहाँ पे,
ठीक है, बेरियम सॉलो के साथ एक्सरे किया तो ये रिंग बनी हुई है, सियाज की रिंग। मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है जैसे ये नॉर्मली ये थी ल्यूमन, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे म्यूकोजा और सब म्यूकोजा एक्सटेंड कर गई और इनके एक्सटेंड होने की वजह से ये एक्सटेंशन बन गया और इसमें एक रिंग फॉर्म हो गई जिसको अपन कहते हैं सियार्ट्स की रिंग। ठीक है, ये सियार्ट्स की रिंग हो गई। तो ध्यान रखना है, दिस इज द सियार्ट्स की रिंग, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा की वजह से होती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट होगा वो मोस्टली क्या होगा, ट्रीटमेंट फॉर एसिम्टोमेटिक। अगर कोई सिम्टम ही नहीं है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आई, सियार्ट्स की रिंग का जो साइज है वो बहुत छोटा है, ल्यूमन काफी बड़ी है, तो पेशेंट को दिक्कत नहीं आएगी, तो नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर डिस्फेजिया है तो उसका डायलेशन करेंगे, और डायलेशन कैसे करेंगे, सर्जिकल एक्सीजन देंगे। और सर्जिकल एक्सीजन क्यों नहीं देंगे, बात यह है कि सर्जिकल एक्सीजन नहीं देंगे, लेकिन क्यों नहीं देंगे, हमने पीछे बात की थी। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा था, पीछे कहाँ बात की थी, मल्टीपल मायोमा के अंदर हमने ईसोफिजियो मायोमा जो था, माइलोमा था, उसके अंदर हुआ था। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर हम वहां पे बायोप्सी करते हैं तो वो जुड़ रहा था किससे, म्यूकोजा लेयर से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर यहाँ पे कट लगा देते हैं, इंसिजन लगा देते हैं, तो ये एरिया को फाइब्रोटिक कर देगा, और फाइब्रोटिक होने की वजह से क्या होगा, स्टिंक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे ये मान लीजिए आप, दिस इज द ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस हो गया और यहाँ पे ये रिंग बन गई। ठीक, अब इस रिंग को हमने कर दिया कट, सपोज दैट इस रिंग को हमने कट कर दिया, ये रिंग कट हो गई। ठीक है, डाइसेक्शन इंसिजन लगा दिया, रिंग कट होते ही यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया फाइब्रोटिक होने लग जाएगा, एरिया क्या होने लग जाएगा, फाइब्रोटिक होने लग जाएगा, और फाइब्रोटिक होने की वजह से ये यहाँ पे स्ट्रिक्चर फॉर्म कर देगा, स्ट्रक्चर बना देगा, और ल्यूमन हो जाएगी पतली। तो इसलिए हम यहाँ पे इंसिजन नहीं देते। सर्जिकल इंसिजन शुड नॉट बी डन बिकॉज ऑफ कैन लीड टू द, ये देख सकते हो आप, इट कैन लीड टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बना सकता है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज वेरी डिफिकल्टी टू मैनेज। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर दिया तो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको पढ़ना है। थैंक यू।